जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 15 अगस्त 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। गाइज, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां पर हम लोग हर एक न्यूज को डिटेल में कवर करते हैं। प्लस इसके अलावा यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो और यूपीपीसीएस में आपको सिलेक्शन चाहिए, तो यूपीपीसीएस का टॉप नंबर 1 पेड बैच ज्वाइन करिए। ज्ञान सर के पेड बैच को इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके यहां पर जीरो से लेकर आपकी सिलेक्शन तक जो है प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। प्लस ओनली करंट अफेयर्स और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारे टेलीग्राम के चैनल है, जिसको जरूर ज्वाइन करिए, और इंस्टाग्राम का हमारा पेज है जिसको जरूर ज्वाइन करिए, जहां पर एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट जो है वो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आज कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं, तो चलिए आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो हम लोग को जीएस पेपर 3 और पेपर 2 दोनों के पर्सपेक्टिव से एक टॉपिक देखने को मिल रहा है कि लीगल प्रोसीडिंग जो होती है, कानूनी कार्रवाई जो होती है, उसमें डीएनए के एविडेंसेस की जो है बात की जा रही है। जैसे कि जब आप आगे चल के जो है डीएसपी बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, तो उस दौरान जो है वो आप किसी क्राइम सीन पर जाएंगे तो वहां पर आप ऑर्डर करेंगे कि भाई फॉरेंसिक टीम को जो है बुलाइए, है ना। और बुलाने के बाद फिर आप देखेंगे फॉरेंसिक टीम जो है वहां पर डीएनए वगैरह जो है वो निकालेगी, जैसे कि आपने देखा हो काफी सारी क्राइम सीन पर रियलिटी में या मूवी में, राइट। ऐसे फिर हम बात करेंगे बुद्ध देव भट्टाचार्य के बारे में, और इंडिया के पेरिस ओलंपिक्स 2024 की परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। फिर अ पाथ टू सस्टेनेबल एनर्जी, सतत ऊर्जा का मार्ग के बारे में डिस्कस करेंगे, और एंटार्क्टिक विंटर हीट वेव्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये सब हमारे टॉपिक्स हैं आज के, जिनको एक एक करके डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो चलिए, मैं लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को इंडिपेंडेंस डे की बधाई देना चाहता हूं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली। और बढ़िया मन लगाकर तैयारी करो, जिससे कि आने आने वाले 2-3 सालों के अंदर आज ही के दिन आप कहीं पर एज अ चीफ गेस्ट के तौर पर रहो, या आप अपने जो सरकारी कार्यालय है, गवर्नमेंट ऑफिस जो है आपका, वहां पर जो है वो आप झंडा जो है वो फहराओ। तो बस इसी मोटिवेशन के साथ बस करो अपनी तैयारी, पढ़ाई करो कि भाई कुछ भी हो जाए आने वाले समय में आपको या तो एसडीएम ऑफिस जो आपका ऑफिस होगा उसके बाहर, या डीएसपी कार्यालय के बाहर, या एसपी कार्यालय के बाहर, या आईएएस यानी कि कलेक्ट्रेट के बाहर आप जो है वो झंडा जो है वो फहराएं। तो बस इसी मोटिवेशन के साथ जो है वो बस अपनी तैयारी करते जाओ। चलिए, तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो डीएनए एविडेंस से रिलेटेड है कि कानूनी कार्रवाई में डीएनए के साक्ष्य की यहां पर बात हो रही है। तो जून 2024 में मद्रास हाईकोर्ट का डिसीजन था। मद्रास उच्च न्यायालय ने डीएनए साक्ष्य यानी कि डीएनए एविडेंस पर निर्भरता पर संदेह व्यक्त करते हुए जो पॉस्को अधिनियम है, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012, जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 के अंतर्गत एक दोष सिद्ध को रद्द कर दिया है। मतलब कुल मिलाकर इन्होंने बोला कि जो पॉस्को कानून है उसके तहत मद्रास हाईकोर्ट ने चिंता व्यक्त करी है कि डीएनए साक्ष्य जो है, डीएनए एविडेंस जो है, उसके ऊपर 100% निर्भरता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो इस निर्णय के बाद आपराधिक मामलों में डीएनए प्रोफाइलिंग की विश्वसनीयता पर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है, और जिसमें डीएनए के दायरे से बाहर जाकर साक्ष्य जुटाने के महत्व को रेखांकित किया गया है। मतलब कुल मिलाकर इस डिसीजन ने यह कह दिया कि भाई डीएनए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरी चीजें भी जो है आपको गैदर करनी पड़ेगी किसी को क्रिमिनल प्रूफ करने के लिए। अब ऐसा क्यों हुआ, समझ में आ रहा है कुछ आपको? कई केसेस में सोचो आप, आपने देखा भी होगा कि कोई क्राइम सीन के अंदर कुछ लोग जानबूझकर किसी दूसरे के बाल वगैरह जो है वो छोड़ के चले जाते हैं, या फिंगरप्रिंट, या फिर दूसरे के किसी और के, राइट, किसी व्यक्ति को फंसाने के लिए, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि कोर्ट ने ये चीज बोली है कि भाई सिर्फ डीएनए प्रोफाइलिंग के आधार पर आप किसी व्यक्ति को जो है वो दोषी सिद्ध नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, बताओ ना। भाई किसी क्राइम सीन पर किसी और व्यक्ति के बाल मिल गए, उस बाल को कलेक्ट करके किसी व्यक्ति को आप ये थोड़ा ना बोल सकते कि नहीं तुम्हारे बाल वहां पर थे, मतलब तुम वहां पर मौजूद थे। दूसरे एविडेंसेस भी होने चाहिए, है कि नहीं? तो ये चीज है। तो हम डीएनए प्रोफाइलिंग को समझते हैं, आइए। तो डीएनए क्या है? एक जेनेटिक कोड हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, आनुवंशिक कोड है ये। डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये एक जेनेटिक मटेरियल हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। ये कहां पर पाया जाता है, ये लिख लो। यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, और साइटोप्लाज्म जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के, वहां पर हम लोग को देखने को मिलता है। ये चीज आप लिख लीजिए, यूकैरियोटिक कोशिकाएं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं।
तो इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि ये पाया जाता है। अब आपको ऑलरेडी पता है क्रोमोसोम के 23 पेयर्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, राइट? क्रोमोसोम के इक्वली दोनों पेरेंट्स से जो है वो लिए जाते हैं, राइट? एक्स वाई, जिसके बारे में आपको जो है वो पता होगा, एक्स वाई बॉय, एक्स एक्स गर्ल, है ना? सो तो इसमें यही बताया जाता है कि 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, लिख लेना आप। एडेनाइन, गुआनिन, थायमाइन और साइटोसाइन, ये 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये एग्जाम में आ सकता है, राइट? फिर डीएनए प्रोफाइलिंग की प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहले तो हम लोग डीएनए कलेक्ट करते हैं, राइट? जैसे कि ब्लड से, सलाइवा से, सीमन से या बॉडी के दूसरे फ्लूइड से, राइट? हमने कलेक्ट कर लिया डीएनए। फिर उसको प्यूरिफाई किया जाता है, उसको क्वांटिफाई किया जाता है, इंश्योर किया जाता है कि डीएनए के अंदर किसी प्रकार का कंटामिनेशन नहीं है, किसी प्रकार से दूषित नहीं हुआ हो वो, राइट? और प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन में वो वहां पर रहे, यानी कि उसकी क्वांटिटी भी प्रॉपर रहनी चाहिए। फिर इसके अलावा हम लोग जो है वो क्या करते हैं? रेप्लिकेट करते हैं सिलेक्टेड जेनेटिक मार्कर्स को, जिससे कि सफिशिएंट डीएनए जो है वो हम जनरेट कर सकें, यानी कि उसको डुप्लीकेट करते हैं, यानी कि बढ़ाते हैं उसकी संख्या को, तो उसको एम्प्लीफिकेशन कहा जाता है, जिससे कि और अच्छी तरीके से जांच की जा सके। फिर आइडेंटिफाई करते हैं कुछ सीक्वेंसेस डीएनए मार्कर्स के, फिर कंपेयर करते हैं डीएनए के प्रोफाइल्स को और कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी मैच की, कि कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि ये किसी व्यक्ति के ब्लड के साथ मैच हो गया, राइट? तो वो चीज है। स्पेशल केसेस की अगर हम बात करें, जैसे कि कोई सैंपल बिल्कुल खराब हो चुका है, राइट? तो मिनी एसटीआर, स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट्स, या फिर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, इसका भी उपयोग जो है वो किया जा सकता है, स्पेशली जब हम लोग को देखने को मिलता है कि मैटरनल लीनिएज की ट्रेसिंग जो है वो की जाती है, यानी कि मतलब जो मातृ वंश जो है उसकी अनुरेखण, यानी कि कोई क्रिमिनल है तो उसकी मदर की फैमिली से कौन लोग आ रहे हैं, तो उसको देखने के लिए, क्योंकि फादर और मदर दोनों के साइड से ये डीएनए जो है वो तैयार होता है, 23 पेयर्स अभी हमने देखा ना क्रोमोसोम का, तो इसीलिए। एनीवेज, बाकी ये थोड़ी सी छोटी सी प्रोसेस है, इतनी कुछ खास ध्यान याद में रखने की नहीं है, नेचुरली है। जो आपको पढ़ते से ही क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो रिलायबिलिटी और चैलेंजेस डीएनए प्रोफाइलिंग के क्या है? अब देखो, डीएनए प्रोफाइलिंग जो है उसको एक बहुत ही पावरफुल टूल माना जाता है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के दौरान, यह सी बात आप सभी लोग जानते हैं। अब देखिए, ह्यूमन डीएनए जो है वो 99.9% आइडेंटिकल हम लोग को देखने को मिलता है, और फॉरेंसिक डीएनए के प्रोफाइलिंग फोकस करती है 0.1% पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखना। जितने भी ह्यूमंस हैं उनके डीएनए 99.9% आइडेंटिकल है, और 0.1% का ही पूरा खेल होता है, जो फॉरेंसिक साइंस में हम लोग को देखने को मिलता है। स्पेशली शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, एसटीआर जिसको हम लोग जो है वो बोलते हैं, राइट? तो उसको जो है वो चेक किया जाता है, यानी कि 0.1% वाले एरिया को चेक करते हैं। तो ये एक हम लोग को बड़ा चैलेंज जो है वो देखने को मिला कि इसमें हल्की सी भी गड़बड़, मतलब कि रिपोर्ट्स में गड़बड़। नेक्स्ट, डीएनए जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण। भाई कई बार हमें देखने को मिलता है कि सैंपल्स जो होते हैं वो खराब हो चुके होते हैं, डिग्रेडेड होते हैं, राइट? नष्ट हो चुके होते हैं। फिर टेक्निक जैसे कि मिनी एसटीआर और एमटीडीएनए एनालिसिस का उपयोग किया जाता है इस केस में, बट फिर भी उसमें भी रिजल्ट जो है वो प्रॉपर आ नहीं पाता। फिर डीएनए प्रोफाइलिंग के अंदर हम लोग को बिल्कुल सटीक टेक्निक का और सटीक कंडीशंस का उपयोग करना पड़ता है। अगर कंटामिनेशन का इशू हो जाए, वहां पर प्रदूषण आ जाए, या प्रॉपर तरीके से आपने हैंडल नहीं किया, या टेस्ट करने में डीएनए की टेस्टिंग करने में डिले कर दिया, तो भी आपको प्रॉपर रिजल्ट जो है वो नहीं मिल पाएगा। जैसे कि टच डीएनए लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफन एग्जिस्ट इन लो क्वांटिटीज एंड इज नॉट आइडियल फॉर प्रोफाइलिंग ड्यू टू पोटेंशियल कंटामिनेशन। कई बार ऐसे होता है ना कि कई बार आप जैसे आपने देखा होगा कुछ मूवीज के अंदर कि फॉरेंसिक टीम आने से पहले ही कुछ ऑफिशियल्स के हाथ के निशान, पंजों के निशान क्राइम सीन पे आ गए, तो फिर बड़ा सीनियर ऑफिसर आके गुस्सा करता है कि तुमने ये क्या कर दिया, पूरे सबूत जो है वो मिटवा दिए, अब क्रिमिनल की जगह पर तुम्हारे हाथों के निशान आएंगे। समझ रहे हो? दो वाली चीज है, तो ऐसा भी हो जाता है कई बार। अब लीगल इंटरप्रिटेशन और चैलेंजेस जो है वो क्या है? तो फॉरेंसिक केस में डीएनए प्रोफाइल जो है एविडेंस के तौर पर कंपेयर की जाती है सैंपल्स के साथ। रिजल्ट ये होता है कि 3 में से एक पॉसिबल रिजल्ट हम लोग को नजर आता है। एक तो मैच हो जाएगा, राइट? डीएनए प्रोफाइल जो है वो मैच हो जाएगी, हमारे पास जो है वो जो भी सोर्सेज है डीएनए वगैरह उससे मैच कर लिया हमने। डिफरेंसेस प्रोफाइल्स के अंदर इंडिकेट करते हैं अलग अलग सोर्सेस। डेटा जो है वो प्रॉपर क्लियर रिजल्ट प्रोवाइड नहीं कराता। अब अगर प्रोफाइल मैच भी हो जाती है तो प्रॉपर आप जो है वो प्रूफ के तौर पर जो है वो नहीं लेके आ सकते। एक्सपर्ट जो है वो रैंडम अकरेंस रेशियो भी प्रोवाइड कराते हैं, जो इंडिकेट करता है कि किस प्रकार से सिमिलर प्रोफाइल जो है वो अपीयर हो सकती है पॉपुलेशन के अंदर, यानी कि एक पॉपुलेशन के अंदर सिमिलर टाइप की प्रोफाइल, क्योंकि 0.1% का खेल है ना यहाँ पर।
सो इंडिया के अंदर कोर्ट जो है इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो उन्होंने हाईलाइट किया है कि डीएनए एविडेंस जो है वो सिर्फ डीएनए एविडेंस, ये आप पूरी तरह से किसी को उस एविडेंस के आधार पर जो है वो दोषी सिद्ध नहीं कर सकते, जिसके बारे में आपको पहले ही बताया था। हो सकता है भाई किसी और के सैंपल्स डाल दिए हो, फिर क्या कर लोगे? तो आपको मल्टीपल एविडेंसेस की आवश्यकता होनी चाहिए। अब लीगल फ्रेमवर्क और रिकमेंडेशन क्या है, ये चीज समझिए, ये चीज लिख भी लीजिएगा। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जो है वो प्रोटेक्ट करता है एक इंडिविजुअल को कि कोई भी उसको जो है वो फोर्सफुली नहीं कह सकता कि आप जो है वो अपना सैंपल्स दो। इससे प्रोटेक्ट किया जाता है आर्टिकल 21 में भी। यहाँ पर राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी जो हम लोग को देखने को मिलता है, उसके तहत भी इसका प्रोटेक्शन हासिल है। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखेंगे। सीआरपीसी के 1973 के सीआरपीसी के सेक्शन 53 में भी ये चीज शामिल थी कि डीएनए प्रोफाइलिंग जो है वो सस्पेक्ट की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रिक्वेस्ट पर ही जो है वो ली जानी चाहिए। सेक्शन 53 ए जो है वो स्पेशली अलाउ करेगी डीएनए प्रोफाइलिंग रेप सस्पेक्ट्स के लिए, राइट। फिर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में भी था। काफी सारे कोर्ट के जजमेंट्स में भी हम लोग को ये चीज जो है वो देखने को मिली थी इसी प्रकार की। फिर फ्यूचर के लिए क्या रिकमेंडेशन है? तो पहली चीज तो भाई हम लोग को एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी पर काम करना है, यानी कि नई टेक्नोलॉजी पर काम करना है डीएनए प्रोफाइलिंग की, और इंश्योर करना है कि जो भी प्रैक्टिस चले वो फेयर प्रैक्टिस चले, है ना, निष्पक्ष कानूनी प्रैक्टिस हम लोग को जो है वो देखने को मिले, कार्रवाई देखने को मिले। फिर डीएनए टेक्नोलॉजी बिल 2019 जो हम लोग को देखने को मिलता है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि प्रॉपर एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो तैयार करना, राइट, यानी कि प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन जो है वो होने चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार से डीएनए प्रोफाइलिंग का मिसयूज ना हो और प्रॉपर तरीके से उसका उपयोग जो है वो किया जाए। फिर लीगल प्रोसीडिंग में जो है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलनी चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बट बहुत बेसिक टॉपिक था, राइट। इसमें जो चीज मैंने आपको बोली थी नोट डाउन करने की, सिर्फ उतनी चीज नोट डाउन करनी है, उसके अलावा और कुछ नहीं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे बुद्ध देव भट्टाचार्य जी के बारे में। तो बुद्ध देव भट्टाचार्य जी फॉर्मर वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर और कम्युनिस्ट लीडर जाने माने बुद्ध देव भट्टाचार्य जी, जिनका भी निधन हुआ कोलकाता के अंदर 8 अगस्त 2024 को 80 साल की उम्र में। उनके निधन निधन से पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में एक युग का अंत हो गया है, जहां उन्होंने राज्य के शासन और कम्युनिस्ट आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में कार्य किया था। उनकी इच्छा के अनुरूप उनके शरीर को चिकित्सा अनुसंधान के लिए एनआरएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को दान कर दिया है। तो देखिए, इन्होंने बोला था कि मेरी बॉडी को जो है वो मेडिकल रिसर्च के लिए जो है वो डोनेट कर दिया जाए। उनकी इच्छा थी है, तो उसकी जैसी इनकी डेथ होती है, निधन होता है, तो उनकी बॉडी जो है वो दान में दी गई। तो ये एक साम्यवादी नेता थे, कम्युनिस्ट लीडर थे, तो इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। हालांकि थोड़े बहुत फैक्ट्स इनसे रिलेटेड ध्यान में रखना, जैसे कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर थे। तो बुद्धदेव भट्टाचार्य सन 2000 में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने थे, जब लंबे समय से सेवारत अपने पूर्ववर्ती को प्रतिस्थापित किया था, यानी कि बहुत समय से इनके प्रेसिडेंट जो है वो एक पोजीशन पर थे, तो उनको हटाकर ये मुख्यमंत्री बन गए। सो उन्होंने 2001 और 2006 में लगातार 2 कार्यकालों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को सत्ता में पहुंचाया था। उनका कार्यकाल 2011 तक चला, जब वाम मोर्चा के 34 साल के शासन का अंत हुआ, जिससे पश्चिम बंगाल में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव आया, राइट। तो जो लेफ्ट फ्रंट जो था, 34 इयर्स का रूल जो था लेफ्ट फ्रंट का, वो खत्म होता है और एक पॉलिटिकल शिफ्ट वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। अब शासन और नीतियां इनकी क्या थी? तो श्री भट्टाचार्य का कार्यकाल साम्यवादी विचारधारा और औद्योगिकरण के प्रति खुलेपन के अनूठे मिश्रण द्वारा चिन्हित था। तो मतलब कि दोनों ही चीज थी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी भी थी और साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन को वेलकम इन्होंने जो किया था। उन्होंने सिंगूर में टाटा नैनो प्लांट स्थापित करने के प्रयासों का नेतृत्व किया और नंदीग्राम में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र की योजना बनाई, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इन्होंने टाटा नैनो का प्लांट तैयार करवाया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो तैयार करवाया, राइट। हालांकि इन पहलों को भूमि अधिग्रहण के मुद्दे के कारण कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि लैंड एक्विजिशन का इशू बहुत ज्यादा चल रहा था, तो उनको विरोध भी मिला। उनके नेतृत्व में पश्चिम बंगाल को सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी सक्षम सेवा क्षेत्रों में उल्लेखनीय निवेश प्राप्त हुआ। तो इनके कार्यकाल के दौरान हमें देखने को मिला कि बहुत इन्वेस्टमेंट आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विस सेक्टर में जो है वो प्राप्त हुआ वेस्ट बंगाल के अंदर। ऐसा होना पारंपरिक साम्यवादी नीतियों से बिल्कुल ही अलग था, क्योंकि कम्युनिस्ट पॉलिसी जो है वो डिफरेंट होती है, राइट। वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा टारगेट नहीं करता है, आपको पता होगा।
पर्सनल एट्रीब्यूट्स और इंटरेस्ट के बारे में बात करें, यानी कि अपनी साधारण जीवन शैली के लिए जाने जाने वाले श्री भट्टाचार्य जी साहित्य और सिनेमा में गहरी रुचि रखते थे। उन्होंने भद्र लोग एक शब्द जिसका इस्तेमाल बंगाली समाज में सुसंस्कृत और परिष्कृत वर्ग का वर्णन करने के लिए किया जाता है, के सार को मूर्त रूप जो है वो दिया। देखिए, एक टर्म है भद्र लोग, राइट, जिस टर्म को जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है बंगाली सोसाइटी के अंदर कल्चर्ड और रिफाइंड क्लास के लिए, राइट। तो इन्होंने जो है वो इस पर फोकस किया, राइट, इसको जो है वो एक रूप दिया, इसको चलन में लेकर आए। डिस्पाइट बीइंग अ डेडिकेटेड कम्युनिस्ट, ही रिफ्यूज्ड द पद्म भूषण अवार्ड इन 2022, रिफ्लेक्टिंग द मार्क्सिस्ट रिलक्टेंस टू एक्सेप्ट स्टेट ऑनर फॉर पब्लिक सर्विस। इन्होंने बोला कि भाई मैं जनता के लिए सेवा कर रहा हूं, तो इसके लिए थोड़ा मुझे सम्मान की आवश्यकता है, भाई ये तो मेरा कार्य है, मेरा कर्तव्य है। तो ये मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को देखते हुए उन्होंने पद्म भूषण को जो है वो रिसीव नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। अब सुनिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो 1920 में ये पार्टी बनाई गई थी, ये लिख लो। और हमें देखने को मिलता है कि जिसका परिणति भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में हमें देखने को मिली, यानी कि इसका सिग्निफिकेंट रोल जो था वो इंडिया के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में हम लोग को नजर आया। इंडिपेंडेंस के बाद कम्युनिज्म जो है वो कंटिन्यू इंडियन पॉलिटिक्स में देखने को मिला, पर्टिकुलरली केरल और वेस्ट बंगाल के अंदर। कम्युनिस्ट मूवमेंट इंडिया के अंदर जो है ये बहुत इसमें मास स्ट्रगल देखने को मिला, जिसमें हम लोग को ये लिख लो आप भाई, तीभाग मूवमेंट कहाँ का है, या तेभाग मूवमेंट ये बंगाल का है। और तेलंगाना में हम लोग को तेलंगाना मूवमेंट देखने को मिला था आंध्र प्रदेश के अंदर। ये दो चीज लिख लेना, ये दो आंदोलन थे जो कम्युनिस्ट आंदोलन हम लोग को देखने को मिले। इन्होंने यही बोला कि भाई सामंतवाद के अगेंस्ट हमें लड़ना है, राइट, और जमीन जो है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कराओ भाई, जितने भी किसान वर्ग जो है जिनको पीड़ित किया परेशान है, पीड़ित जो है, तो उनको उनके हाथ में जमीन दो, जमींदारों से जमीन छीन कर। फिर 1964 में कुछ पार्टी के अंदर कुछ डिफरेंस आ जाता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अंदर, तो ये भी लिख लेना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो कब स्प्लिट हुई, 1964, राइट। सीपीआई एम जिसके नाम से हम लोग जो है वो जानते हैं, मार्क्सिस्ट, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली कि सीपीआई मार्क्सिस्ट जो है वो बन गई सीपीआईएम, जिसने दूसरे लेफ्ट लीनिंग ग्रुप्स के साथ अपने कनेक्शन तोड़ दिए। फर्दर 1969 में माओ जेडोंग के आइडिया, यानी कि माओ के आइडिया से एक और पार्टी जो है वो बनती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो 1969 में लिख लिएगा सीपीआईएमएल, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, जिसने आर्म्ड स्ट्रगल को जो है वो सपोर्ट किया, राइट। कहा कि आपको अगर सोसाइटी में चेंजेस लेकर आना है, इस समाज में परिवर्तन करना है, तो आपको अस्त्र शस्त्र उठाने पड़ेंगे, राइट, सशस्त्र संघर्ष जो है वो करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा ये देख लो आइडियोलॉजी माओइज्म और मार्क्सिज्म में क्या डिफरेंस है, छोटी सी चीज यहां पर बताई गई है, हालांकि आप जनरल स्टडीज के अंदर इस चीज को डिटेल में पढ़ोगे। तो माओइज्म की बात करें तो इसको माओ ते जुंग के द्वारा डेवलप किया गया, ये लिख लेना, चाइना के अंदर। ये फोकस जो है वो किस चीज पर करता है कि गवर्नमेंट से पावर जो है वो अपने हाथों में ले लो, और कैसे, आर्म्ड इंसर्जेंसी के थ्रू, शस्त्र उठाकर, राइट। इनने बोला कि लड़ाई करेंगे, शस्त्र उठाएंगे और गवर्नमेंट की पावर अपने कंट्रोल में कर लेंगे। इन कॉन्ट्रैक्ट्स मार्क्सिज्म जो है वो सपोर्ट करता है एक क्लासलेस सोसाइटी को, कि सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर किसी भी प्रकार का वर्ग नहीं होना चाहिए, कोई भी क्लास नहीं होना चाहिए, राइट, जो क्लासलेस सोसाइटी। और सीपीआई मॉइस्ट के बारे में हम लोग जो है बात करें तो लार्जेस्ट और मोस्ट वायलेंट मॉइस्ट फॉर्मेशन इंडिया के अंदर हम लोग को देखने को मिला था ये, और ये बैन कर दिया गया था उआपा के तहत अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत। तो सीपीआई मॉइस्ट को जो है वो बैन किया गया है हमारी कंट्री के अंदर। नेक्स्ट, अब हम वापस से आते हैं भट्टाचार्य जी के ऊपर। तो अपनी साम्यवादी जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड जो है, यानी कि कम्युनिस्ट बैकग्राउंड है, इसके बावजूद वेस्ट बंगाल के औद्योगिकरण के लिए भट्टाचार्य के प्रयासों से शासन के प्रति उनके व्यवहारिक दृष्टिकोण का पता चलता है। मतलब उनको पता लगता है कि भाई आज की डेट में क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसको जो है वो ध्यान में रखो, आइडियोलॉजी भी ध्यान में रखो, बट आज की डेट की इंपॉर्टेंस को भी ध्यान में रखो कि भाई क्या चीज जरूरी है, क्या चीज नहीं है, और उस अकॉर्डिंग जो है वो शासन करना है। नेक्स्ट, राज्य की अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बनाई गई उनकी नीतियां भले ही विवादास्पद रही हो, किंतु उनके दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण थी। ऑब्वियस ही बात है कि आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करवाओगे
तो ग्रोथ तो होगी होगी, लोगों को जॉब्स मिलेंगी, फायदा होगा ही, स्टेट की इकोनॉमी बढ़ेगी। फिर बुद्धदेव भट्टाचार्य के साम्यवादी उद्देश्यों के प्रति समर्पण और पुनरुत्थानशील पश्चिम बंगाल के लिए उनके दृष्टिकोण का राज्य में राजनीतिक विचारों पर वर्तमान में भी प्रभाव पड़ना जारी है। तो अभी भी हम लोग को उनका देखने को मिलता है कि जो जो उन्होंने शुरू किया था, राइट, जिस आइडियाज को बर्थ दिया था, तो वो आज भी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। उनके निधन से भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की हानि हुई है, जिसका साम्यवादी आंदोलन और राज्य के विकास दोनों में एक उल्लेखनीय योगदान था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कुछ एक पर्सनालिटी से रिलेटेड कई बार पूछ लेते हैं, तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, हल्का फुल्का फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बेसिकली। नेक्स्ट, इंडिया के पेरिस ओलंपिक 2024 की क्या परफॉर्मेंस रही है? तो आप जानते हैं कि पेरिस ओलंपिक्स 2024 में इंडिया ने जो है 71 प्लेस जो है वो हासिल करी है, 6 मेडल इंडिया को जो है वो मिले हैं। हालांकि 2020 में जो टोक्यो में हुआ था, तो उसमें 48 पोजीशन पर थे हम लोग, और अब 71 पोजीशन पर हैं, याद रखिएगा 71 पोजीशन, ये लिख लेना है। हमारी कंट्री को 1 सिल्वर मेडल मिला है और 5 ब्रॉन्ज मेडल मिले, टोटल 6 मेडल हम लोग को जो है वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे की जो है वो चर्चा करें तो इंडियन मेडल विनर्स जो है वो कौन कौन है? मानू भाकर, स्वप्निल कुसाले, इंडियन हॉकी टीम, नीरज चोपड़ा, अमन शेरावत को रेसलिंग 57 केजी फ्री स्टाइल मैन की कैटेगरी में, नीरज चोपड़ा जी को जैवलिन थ्रो में 89.45 मीटर का रिकॉर्ड था, ब्रॉन्ज मेडल। फिर इंडियन हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल, मेंस हॉकी टीम स्वप्निल कुसाले, ये बेसिकली 50 मीटर राइफल 3rd पोजीशन, ब्रॉन्ज मेडल। फिर मानू भाकेर वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल, और इनको एक और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये फैक्ट जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। फिर मानू भाकेर जो है वो पहली, ये लिख लो, ये एक और जहां पर मानू भाकेर लिखा है, ये पहली इंडियन वुमेन थी जिनको ओलंपिक शूटिंग मेडल में जो है वो जीत हासिल हुई, पहली एथलीट इंडिपेंडेंट इंडिया की जिन्होंने 2 मेडल जो है वो सिंगल गेम में जीते हैं। देखो 2 मेडल, एक 10 मीटर एयर पिस्टल और एक और 10 मतलब मिक्स्ड टीम इवेंट में, और एक और 10 मीटर एयर पिस्टल में इनको जीते हैं इंडिविजुअल वाले में। इंडिया ने 3 मेडल जो है वो शूटिंग के अंदर प्राप्त किए। पहला ओलंपिक मेडल हम लोग को 50 मीटर राइफल में देखने को मिला। लक्ष्य सेन ये सेमीफाइनल तक जो है पहुंच गए थे मैन के बैडमिंटन में, 4th पोजीशन पर आए। रेसलर विनेश फोगट, इन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन फेस किया, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर पर डिस्कस भी किया था, राइट। 100 ग्राम, मात्र 100 ग्राम ओवरवेट करके, बट रूल्स होते हैं जैसे कि हमने बात करी। फिर इंडिया के पास अगर हम बात करें तो टोटल 41 ओलंपिक मेडल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, और माइलस्टोन इंडिया ने अचीव किया है। नॉर्मन प्रिचार्ड्स का सिल्वर 1900 पेरिस, और अभिनव बिंद्रा का गोल्ड 2008 में बीजिंग में हम लोग को देखने को मिला, तो उसी के साथ ये अब जुड़ गया एक। इंडिया का बेस्ट ओलंपिक परफॉर्मेंस जो था वो टोक्यो में था 2020 में, जब हमने 7 मेडल जो है वो जीते थे, और सेकंड बेस्ट हमने लंदन में दिया था 2012 में, जब हमने 6 मेडल जो है वो जीते थे। अब इंडियन ओलंपिक परफॉर्मेंस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है? एक तो टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा सिस्टमैटिक तरीका नहीं है कि रिमोट एरियाज में, दूर दराज के एरिया में अगर कोई एथलीट है जो कि काफी ज्यादा टैलेंटेड है, बट उसको मौका नहीं मिल पा रहा क्योंकि हम उस तक पहुंच नहीं पा रहे, या वो हम तक नहीं पहुंच पा रहे, मतलब अथॉरिटीज तक। काफी सारे ऐसे क्षेत्र हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जहां पर पर्याप्त मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है एथलीट्स के लिए कि जहां पर वो ट्रेनिंग कर सकें प्रॉपर तरीके से, ना उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि भाई एक व्यक्ति को जो है वो या तो ट्रेनिंग कर ले या तो वो कमा ले, तो उसको अगर अगर वो बेस्ट है अपनी फील्ड में, तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट को, है ना। फिर क्रिकेट का डोमिनेंस बहुत ज्यादा है, क्रिकेट की पॉपुलैरिटी इंडिया में बहुत ज्यादा है, राइट। 87% स्पोर्ट्स कैपिटल जो है वो एलोकेट की जाती है क्रिकेट के लिए, और मात्र 13% ही दूसरे स्पोर्ट्स के लिए पैसा लगाया जाता है। इंडिया की स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है वो मतलब अंडर फंडेड है, पैसा नहीं लगाया जाता। रिसेंट प्रयास जो है वो किया गया टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत, तो इसने भी प्रॉपर रिजल्ट लेकर नहीं आई। करप्शन बहुत ज्यादा है स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वही फेवरेटिज्म, हमारे फेवरेट व्यक्ति को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। फिर सोसाइटल प्रेफरेंस जो है वो एजुकेशन का स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा है, कि लोग बोलते हैं ना कि खेलो कूदो मत भाई, पढ़ाई लिखाई करो, तो वो सब चीजें।
तो स्ट्रेटेजीज क्या है इंप्रूव करने की? तो ऑब्वियसली बात है, जो प्रॉब्लम्स है वही इसका सोल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। अगर प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाओ, एथलीट को सशक्त करो, राइट, कि वो पैसे के बारे में जो है बना सोचे, वो स्पोर्ट्स पर सोचे, पैसे की मतलब जो उनका क्या बोलते हैं उसको, स्टाइपेंड जो है वो उनको प्रोवाइड जो है वो किया जाएगा, जिससे कि वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें। अच्छे एथलीट्स, कंपटीशन रखो इस प्रकार का, जैसे कि होता नहीं है कि स्पॉन्सरशिप होती है, हमें देखने को मिलता है, वैसे ही एजुकेशन के अंदर स्कॉलरशिप होती है ना, तो वो किया जा सकता है। फिर इसके अलावा डेवलप करो एक ऐसा स्पोर्ट्स सिस्टम जो कि एनसीएए के तौर पर सिमिलर, जो यूनाइटेड स्टेट्स में चलता है, राइट, जिसके थ्रू लोगों को सेलेक्ट वगैरह जो है वो किया जाता है। फिर इसके अलावा ग्रास रूट डेवलपमेंट करना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें अलग यंग टैलेंट्स को जो है वो लेकर आना है, राइट, अलग अलग क्षेत्र से, दूर दराज के एरिया से। फिर सोसाइटल एटीट्यूड जो है वो चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, फैमिलीज को इनकरेज करना है कि भाई आपके बच्चे का करियर जो है वो स्पोर्ट्स में भी बन सकता है अगर वो अच्छा है तो, राइट। गवर्नमेंट सपोर्ट हमें बढ़ाना जो है वो जरूरी है। अब इंडिया के अंदर जैसे खेलो इंडिया है, नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट फंड हम लोग को देखने को मिलता है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, राइट, तो ये सब नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है, जिसमें हम लोग को राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड देखने को मिलता है। स्कीम फॉर स्पोर्ट्स एंड गेम्स फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज हम लोग को देखने को मिलता है कि दिव्यांगजन लोगों के लिए ये स्कीम है। राजीव गांधी खेल अभियान हम लोग को देखने को मिलता है। तो सरकार के ये प्रयास है बेसिकली स्पोर्ट कल्चर को जो है वो इंडिया के अंदर बढ़ावा देने के। तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे का हो रहा है। तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 10 अगस्त को जो है वो हर साल मनाया जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव यही कि हम बायोफ्यूल्स को के प्रोडक्शन को जो है वो बढ़ाएं। मुझे कमेंट बॉक्स पर कोई लिखकर बता सकता है कि बायोफ्यूल बनता किससे है? और एक और क्वेश्चन, बायोफ्यूल से क्या पोल्यूशन नहीं होता? हाँ या ना? पोल्यूशन होता है तो हाँ लिखो, नहीं होता है तो ना लिखो। पोल्यूशन होता है बायोफ्यूल से? होता है गाइस, बायोफ्यूल से भी पोल्यूशन होता है। बायोफ्यूल को आप क्लीन एनर्जी नहीं कहोगे, बट आप ऑल्टरनेट एनर्जी कह सकते हो, जो कम पोल्यूशन करेगी एज कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल्स। भाई जीवाश्म ईंधन है, उससे तो बेटर ही है ये बायोफ्यूल, जैव ईंधन जिसको हम लोग बोलते हैं, है कि नहीं? तो ये ऑल्टरनेटिव है किसका? फॉसिल फ्यूल का। तो ये फैक्ट ध्यान में रख लेना, ये दो चीज लिख लो। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है और आपको पता ही इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बट ये ऑल्टरनेटिव है फॉसिल फ्यूल का। ये एनवायरमेंट की क्लास में जो पढ़ाया जाता है काफी डिटेल में। इस दिन हम लोग, हाँ, अब ये 10 अगस्त थी क्यों? तो इस दिन जो है वो सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ था इंजन का, पीनट ऑयल से जो है वो हमने जो है वो एनर्जी जनरेट करी थी, राइट, पीनट ऑयल से। और सर रुडोल्फ डीजल जो थे उन्होंने 1893 में इस चीज को लेकर आए थे, पीनट ऑयल से इंजन चालू हुआ था। सो इसके बाद हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर हम आज की डेट पर पूरी दुनिया जो है फोकस कर रही है। तो बायोफ्यूल एक अच्छा हम लोग को ऑल्टरनेटिव अभी के लिए देखने को मिल सकता है। तो बायोफ्यूल जो है वो क्या है? तो हम लोग प्लांट और एनिमल के वेस्ट से निकालते हैं इस पर्टिकुलर फ्यूल को, इस ईंधन को, और रेन्यूएबल एनर्जी का ही एक प्रकार का सोर्स है ये। कॉमन सोर्स के बारे में बात करें तो अब ये याद रखना है, कॉर्न, शुगर केन यानी कि मक्का, गन्ना, एनिमल वेस्ट, पशु अपशिष्ट जैसे कि काऊ डंग हो गया, गाय का गोबर हो गया, इसका उपयोग आप कर सकते हो बायोफ्यूल के प्रोडक्शन के ऊपर। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। अब इनके प्रकार के बारे में बात करें तो इथेनॉल एक होता है, एक बायोडीजल हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, और एक बायोगैस भी हम लोग को जो है वो नजर आती है, देखने को मिलती है। इसमें लिखा नहीं है, तीसरा टाइप इन्हें दिया नहीं है, ठीक है। बायोगैस के तौर पर हम लोग को देखने को मिलती है, छोड़ो, इन्हें नहीं लिखा तो क्या हुआ, मैं तो बैठा हूं आप लोग को बताने के लिए। इथेनॉल, अब इथेनॉल जो है वो बनता कैसे? फर्मेंटेशन, सड़ाकर, क्रॉप को सड़ाकर, जैसे कि कॉर्न, शुगर केन, है ना। इथेनॉल को आप जो है वो ब्लेंड कर सकते हो पेट्रोल के साथ। आज की डेट में कोई मुझे बताएगा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि हमारा इथेनॉल को ब्लेंड करने का टारगेट क्या है और कब तक के लिए है। एक छोटा सा हिंट देता हूं, E20, इसका मतलब है कि 20% हम लोग को इथेनॉल को जो है वो पेट्रोल के साथ मिक्स करना है, और वो कब तक करना है कोई मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताओ कि कौन सी ईयर तक का टारगेट है E20 का हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्यूल इथेनॉल जो है वो 99.9% जो है वो प्योर अल्कोहल हम लोग को देखने को मिलता है, जो अलग होता है अल्कोहल से, जिसका उपयोग पोर्टेबल लिकर या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में किया जाता है। ऐसे ही बायोडीजल भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, कुकिंग ऑयल, येलो ग्रीस, एनिमल फैट्स से जो है वो तैयार होता है। प्रोडक्शन प्रोसेस जो होती है इसमें ऑयल या फिर फैट को बर्न किया जाता है अल्कोहल के साथ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है बायोफ्यूल, एनवायरमेंट बेनिफिट भी इसका हम लोग को देखने को मिलता है। इससे ग्रीन हाउस गैस है वो कम रिलीज होगी, बट होगी जरूर, ये भी कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस गैस में।
बट ये बेटर तरीके से आप वेस्ट को मैनेज कर सकते हो, स्पेशली जैसे कि एनिमल वेस्ट है, प्लांट वेस्ट है, तो इसका उपयोग आप फ्यूल बनाने के लिए कर सकते हो। और इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का, जो 85% क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कराता है लगभग। तो अब ऑब्वियस ही बात है कि इससे हमारा इंपोर्ट में पैसा भी जो है वो बचेगा, इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो कम होगी, प्लस एनर्जी सिक्योरिटी हम लोग जो है वो अचीव कर पाएंगे ऑल्टरनेटिव यूज के तौर पर। बायोफ्यूल जो है वो एक सोल्यूशन प्रोवाइड कराता है कि हम इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे और एनर्जी सिक्योरिटी एनहांस होगी। इकोनॉमिक बेनिफिट भी इसका हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगा। अगर हम बायोफ्यूल यूसेज को बढ़ा देंगे तो इंडिया का ऑयल इंपोर्ट का बर्डन जो है वो कम हो जाएगा, जिससे कि इंपोर्ट का बिल जो है वो हमें कम चुकाना पड़ेगा। बायोफ्यूल फ्यूल प्रोडक्शन स्पेशली क्रॉप्स जैसे कि शुगर केन, इससे फार्मर्स की इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स जो है वो शुगर केन का को अच्छी तरीके से बेच पाएंगे इंडस्ट्रीज को जो बायोफ्यूल वगैरह बना रही है। फिर अलग अलग सोर्सेज से बायोफ्यूल जो है वो बन जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया। इसको लेकर हमारी एक पॉलिसी भी है, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, जिसके थ्रू हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग को फ्यूल पर डिपेंडेंसी जो है वो कम करनी है और बायो इथेनॉल, बायो डीजल, बायो सीएनजी, ये सब चीजें हमें तैयार करनी है। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम इसमें शामिल किया गया है, इसमें हम लोग सेकंड जनरेशन इथेनॉल बना रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं फीड स्टॉक में कि कौन से प्रोडक्ट्स का उपयोग करें बायोफ्यूल बनाने के लिए। 2022 में हमने जो है वो पॉलिसी को अमेंड किया था और ये कहा था कि हमें 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है 2025-26 तक। पहला हमारा टारगेट 2030 का था, फिर हमारा E20 का टारगेट हो गया 2025-26 का। पहले इसमें 2024 भी एक टारगेट है, राइट, बट फिर अब E20 बाय 2025, तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। फिर प्रधानमंत्री जीवन योजना, तो फोकस किया जाता है कि हम सेकंड जनरेशन 2G इथेनॉल प्रोडक्शन पर जो है वो काम करें और ये इथेनॉल हम लोग जो है वो तैयार करेंगे किससे, सेल्यूलोसिक और लिग्नोसेल्यूलोसिक सोर्सेज से, राइट, जो कि फाइनेंशियल सपोर्ट जिससे प्रोवाइड हो जाएगा, यानी कि जितने भी वेस्ट फूड वेस्ट प्रोडक्ट्स हम लोग को देखने को मिलता है उसका इस्तेमाल करके हम लोग उपयोग जो है वो करेंगे बायोफ्यूल का। ठीक है, स्कीम की टाइमलाइन है कि इसको जो है वो 2028-29 तक एक्सटेंड किया गया। गोवर्धन स्कीम की अगर बात करें तो इसमें हम लोग कैटल काउ डंग जो होती है उसको मैनेज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, राइट, और उससे हम सीएनजी बनाएंगे, बायोगैस बनाएंगे, राइट। फिर ये इनिशिएटिव सपोर्ट करेगा रूरल इनकम को, गांव क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जो है वो एक अच्छा आजीविका का सोर्स है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी एक हम लोग को देखने को मिलता है कि 2030 में लॉन्च किया गया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि सभी इंटरनेशनली सभी कंट्रीज को जो है वो लेकर आना और टारगेट करना कि बायोफ्यूल्स को जो है वो कैसे प्रमोट करें और किस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी से उसको बनाएं। ठीक है, अब कुछ चैलेंजेस भी हम लोग को बायोफ्यूल के अंदर देखने को मिलते हैं। तो सबसे बड़ा एनवायरमेंट चैलेंज, राइट, अब बायोफ्यूल जो है उसके कारण पॉल्यूशन तो होगा ही होगा, राइट। फिर इसके अलावा हम लोग को देखने को मिलेगा कि अगर आपको 1 लीटर इथेनॉल को शुगर से प्रोड्यूस करना है तो आपको अप्रोक्सीमेटली 2860 लीटर पानी चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है पानी की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा इसमें लगेगी। फूड वर्सेस फ्यूल का भी चैलेंज है, क्योंकि भाई ये सब तो जो चीज बन रही है वो ऑर्गेनिक फूड से बन रही है, तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप जहां पर जिन क्रॉप्स का इस्तेमाल जो है वो खाने के लिए किया जाएगा उसकी जगह पर इंडस्ट्री जो है बायोफ्यूल बनवाने के चक्कर में फार्मर्स को जो है बोलेंगे कि आप हमें जो है ये प्रोडक्ट प्रोवाइड कराओ, तो उससे क्या होगा, हंगर फूड सिक्योरिटी का इशू सबसे बड़ा जो है वो आ सकता है, तो ये भी एक चैलेंज है। फिर इथेनॉल प्रोडक्शन के अंदर काफी सारी स्टेजेस हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, राइट। अब हमारे पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी भी नहीं है, तो टेक्नोलॉजिकल चैलेंज भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, राइट। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन, वही इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इशू हम लोग को देखने को मिलता है और हर जगह इसके प्लांट्स अवेलेबल भी नहीं है और अवेलेबल करवाना भी दिक्कत वाला काम है। हर एक गाड़ी के अंदर आप ये ब्लेंडेड फ्यूल जो है वो चला नहीं सकते, राइट, गाड़ी सपोर्ट नहीं करेगी, गाड़ी का इंजन सपोर्ट नहीं करेगा, तो ये सब इश्यूज भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो क्या करें, तो हम लोग भाई प्रोडक्शन को बूस्ट करें, पॉलिसीज प्रॉपर तैयार करें, राइट, मार्केट ऐसा तैयार करें। देखो लिखा ना कि E20 2025 तक अचीव करना है, तो उस तरीके की टेक्नोलॉजीज लेकर आए, जो व्हीकल्स जो है उनको रेडी करें कि भाई मतलब जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उनके साथ कोलैबोरेट करके ये इंश्योर करें कि व्हीकल्स के अंदर अगर हम ब्लेंडेड फ्यूल भी डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पब्लिक के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करें, एजुकेट करें, तो ये सब फैक्ट्स हैं जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब एंटार्क्टिक विंटर हीट वेव्स के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो एंटार्क्टिका आप जानते ही हैं, एंटार्क्टिका को ओजोन का भी सबसे बड़ा खतरा है। कोई मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकता है कि एंटार्क्टिका के ऊपर ही हम लोग को क्यों ओजोन के अंदर होल देखने को मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है मैंने आपको, जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट के अंदर अक्सर एग्जाम में आता है, और ये क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता होना चाहिए अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो। और एनवायरमेंट अगर जिसने पढ़ लिया और उसको ये वाला आंसर नहीं पता तो आपकी तैयारी अच्छे से हुई नहीं है। एंटार्क्टिका एंटार्क्टिका एक्सपीरियंस कर रही है डीप विंटर हीट वेव दूसरी बार 2 सालों में।
यहां पर ग्राउंड टेम्परेचर जो है वो सिग्निफिकेंटली हाई हो गया है एवरेज से मिड जुलाई 2024 में। कुछ क्षेत्र में टेम्परेचर बढ़ गया 28 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल, और ये बहुत ज्यादा हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है इस साल। ये फिनोमेना ने चिंता जो है व्यक्त कर दी है कि पूरे दुनिया भर के क्लाइमेट पर बुरी तरह से इंपैक्ट जो है पड़ रहा है, और ये ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज का ही हम लोग को देखने को मिल रहा है कि असर है। अब यहां पर पोलर वॉर्टेक्स जो है वो वीक हो रहा है। अब क्या कारण है डीप विंटर हीट वेव्स के अंटार्कटिका के अंदर? तो पोलर वॉर्टेक्स के क्या होने के? वीक होने के। अब सवाल ये होता है, ये लिख लो, पोलर वॉर्टेक्स क्या होता है? एक बहुत बड़ा एरिया लो प्रेशर का, और ठंडी हवा जो है वो अर्थ के पोल्स में सराउंड कर रही है। मतलब एक क्षेत्र में लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया। लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है हीट, हाई हीट के कारण, और हाई प्रेशर से हवा जो है वो लो प्रेशर की तरफ आती है। अब ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जिससे कि कोल्ड टेम्परेचर जो है वो अंटार्कटिका के ऊपर मेंटेन रहे। नॉर्मली वोर्टेक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग रहता है विंटर के समय पर, राइट, जिससे कि वो कोल्ड एयर को जो है वो अब कॉन्टिनेंट के ऊपर ट्रैप करके रखता है, जिससे कि गर्म हवा जो है वो वहां पर पहुंचे ही ना। बट 2024 में ये देखने को मिला कि वोर्टेक्स जो है वो गड़बड़ा गया पावरफुल एटमॉस्फेरिक विंड के कारण, जिसके कारण वो वीक हो गया। तो पोलर वोर्टेक्स ही एक ऐसा है, मतलब एक ऐसा लो प्रेशर एरिया जो है जो बना रहता है हमेशा, कि जिसके थ्रू हमें देखने को मिलता है कि ठंडी वाला एरिया जो है वो वहीं पर बना रहा है। कहां पर? एंटार्क्टिक वाले क्षेत्र में। बट अगर जब ये वीक हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, पोलर वोर्टेक्स, तो हुआ ये कि गर्म हवा जो है वो एंटर कर गई एंटार्क्टिका में, और जिसके कारण से वहां से बहुत तेजी से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रही हैं, और यही एक क्लाइमेट चेंज का इशू हम लोग को नजर आ रहा है। देखो लिखा है वोर्टेक्स जैसे ही वीक हुआ तो कोल्ड हवा जो है वहां से रिलीज हो गई, और गर्म हवा जो है वो उसके ऊपर वहां पर उस क्षेत्र के अंदर पहुंच गई, जिसके कारण टेम्परेचर लेवल जो है वो राइज हो गया। तो पोलर वोर्टेक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, एक बहुत, फिर से समझो, एक बहुत बड़ा एरिया लो प्रेशर का, और और वो ऐसा एरिया है जिसके आसपास वाले एरिया में हम लोग को देखने को मिलता है कि ठंडी हवा मेंटेन रहती है। तो ये अंटार्कटिका के ऊपर ठंडी हवा को मेंटेन करने का काम करता है पोलर वोर्टेक्स, राइट। बट इसके वीक होने से क्या हुआ? इसके वीक होने से गर्म हवा जो है वो अंटार्कटिका के अंदर एंटर कर गई, और गर्म हवा अंटार्कटिका के अंदर एंटर करी तो वहां का टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो गया। सिंपल सा फैक्ट ये आप ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन अगर आए कि अंटार्कटिका का टेम्परेचर लेवल इंक्रीज होने की क्या वजह है, तो बिल्कुल ऑप्शन में लिखा रहेगा पोलर वोर्टेक्स का वीक होना, तो वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, अब एंटार्क्टिक का सी आइस जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल लो हो गया है, पर्टिकुलरली जून 2024 में। ये सेकंड लोएस्ट हम लोग को देखने को मिला है इसी साल। सिंस आइस जो है वो इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है सोलर एनर्जी को रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए स्पेस में, राइट। क्योंकि आपको पता है, आपने पढ़ा भी होगा, स्नो जो है उस पर जैसे ही वो पड़ेगी सोलर रेस, सूर्य की किरणें, तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। यस। तो अब क्या होगा, अगर वहां पर सी आइस ही नहीं होगी तो सूर्य की किरणें रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी, मतलब कि और टेम्परेचर जो है वो हाई होगा। यस। और प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। सी आइस जो है वो बैरियर का जो है वो काम करता है कोल्ड एयर के बीच में और वार्म वाटर के बीच में, गर्म पानी के बीच में, जो उसके नीचे हम लोग को देखने को मिलती है। अब अगर ये बैरियर ही खत्म हो जाएगा तो ये क्षेत्र जो है वो और ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो यानी कि देखो, इसकी ये आप कह सकते हो कि इससे जुड़े हुए इफेक्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, राइट। कैस्केडिंग इफेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं ना, कि एक इफेक्ट हुआ तो दूसरा भी होगा। तो जैसे ही यहां पर पोलर वॉर्टेक्स वीक हुआ, अब उसके कारण टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइस शीट्स मेल्ट होंगी, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे। अब ये जो है, ये जो स्नो की परत है, आइस की परत है, ये सूर्य की किरणें को रिफ्लेक्ट बैक करती है। अगर यही नहीं बचेगी तो सूर्य की किरणें आएंगी, वहां पे रुकेंगी, और उस एरिया को जो है वो और गर्म करेंगी। समझ रहे हो? एंटार्क्टिका जो है वो ग्लोबल एवरेज से डबल रेट से जो है वो गर्म होता जा रहा है। फ्रॉम 0.22 टू 0.32 डिग्री सेल्सियस पर डिकेड गर्म हो रही है, और ग्लोबल रेट जो है वो डिकेड का 0.14 टू 0.18 डिग्री सेल्सियस पर डिकेड का। ये लिख लो भाई, समझ में क्या आया? वैश्विक स्तर पर हर 10 सालों में ये पूरा टेम्परेचर 0.14 से 0.18 डिग्री सेल्सियस गर्म होता है। बट एंटार्क्टिका के अंदर 0.22 टू 0.32 डिग्री सेल्सियस से गर्म हो रहा है हर 10 साल में एरिया। ये क्यों हो रहा है? क्लाइमेट चेंज, वो भी किसके? ह्यूमन इंड्यूस्ड, कि भाई हम लोगों ने जो पोल्यूशन कर दिया, ग्लोबल वार्मिंग जो कर दी है, इसके कारण से स्थिति और गड़बड़ा गई है। अब एक और चीज देखो, सदर्न ओशियन जो एंटार्क्टिका की बात हो रही है, तो वो अगर गर्म होता है
तो वो एब्जॉर्ब करेगा और हीट, राइट, क्योंकि वहां पर आइस नहीं रहेगी जो रिफ्लेक्ट कर सके सूर्य की किरणें वो, इसके कारण और स्थिति जो है वो खराब होगी और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा, राइट। सदर्न ओशियन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पूरे दुनिया भर के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में, राइट। अगर वही गर्म हो जाएगा तो पूरे दुनिया भर का वेदर पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब कॉन्सिक्वेंसेस हीट वेव्स की क्या है, अंटार्कटिका के ऊपर तो आइस शीट्स मेल्ट हो रही हैं, राइट। और ये आंकड़े वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं, पूरे दुनिया भर में समुद्र का लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, राइट। ओशियन सर्कुलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। फ्रेश वाटर और ये सेलाइन वाटर, इसमें जो है वो दिक्कतें आएंगी, इकोसिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, वहां की प्रजातियां वगैरह जो है वो मर सकती हैं, राइट, ठीक है। धरती का एल्बिडो इफेक्ट, ये वही होता है एल्बिडो इफेक्ट की वापस सनलाइट जो है वो स्पेस में रिफ्लेक्ट हो जाए, लिख लेना एल्बिडो इफेक्ट क्या होता है। तो इसी को कहते हैं एल्बिडो प्रभाव, कि सूर्य की किरणें आ रही है और वो वापस स्पेस में जा रही हैं, तो वो हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो ये सब चीजें। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ इंडिजीनियस पीपल, मतलब कि आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये रिकॉग्नाइज किया जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1994 में, और 9 अगस्त को जो है वो हर साल मनाया जाता है। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 9 अगस्त को आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और यूनाइटेड नेशन ने इसको रिकॉग्नाइज किया था 1994 में। नेक्स्ट, थीम जो है 2024 की वो है प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल एंड वॉलंटरी आइसोलेशन एंड इनिशियल कॉन्टैक्ट, स्वैच्छिक अलगाव और प्रारंभिक संपर्क में स्वदेशी लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, ये 2024 की थीम है। फिर जो आदिवासी लोग जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये दुनिया की पॉपुलेशन से 6% से भी कम है, बट एटलीस्ट 15% पुअरेस्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, राइट। तो फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ईस्ट तिमोर एक कंट्री हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, ईस्ट तिमोर, ये तिमोर आइलैंड का जो है वो ईस्टर्न हाफ हम लोग को देखने को मिलता है, और वेस्टर्न हाफ जो है वो इंडोनेशिया के कंट्रोल में है। ईस्ट तिमोर जो है उसने इंडिपेंडेंस जो है वो हासिल कर ली थी 1999 में, और ईस्ट तिमोर जो है उसने आसियान की मेंबरशिप के लिए अप्लाई जो है वो किया है, और अभी ये ऑब्जर्वर स्टेट में हम लोग को देखने को मिल रही है। ये अंटार्कटिका की हीट वेव को लेकर ही एक और मेंस का क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा इसका आंसर लिखने की, जो अभी आपने समझा अंटार्कटिका की स्थिति के बारे में। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, एंड अगेन अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। अब मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।